नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जितने भी बच्चे बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी क्लास प्रतिदिन शाम 7 बजे लाया जाएंगे। चाहे पेपर 1 का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 2 का, दोनों का हिंदी हम आपको लगातार तैयारी करवाते रहेंगे। तैयारी का मुख्य उद्देश्य रहेगा शून्य से लेकर के बीपीएससी तक, मतलब जब तक आप नौकरी नहीं लेते हैं तब तक आपको साथ हम छोड़ने वाले नहीं है। आपको भी हमारे साथ जुड़े हुए रहना है। यदि आप हिंदी का पीडीएफ चाहते हैं, हिंदी ग्रामर का, हिंदी नोट्स का यदि पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डिटेल्स, नाम, एड्रेस, जिला लिख करके भेजिए। आपको तत्काल निःशुल्क प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अतः आज का जो प्रश्न मित्रवर वर्ण है, वर्ण से रिलेटेड हम लोग प्रश्न लेकर के आए हैं और सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण आपके पास लाया गया है। वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर देखें। पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मतलब इनमें से कौन जो है सो मूर्धन्य व्यंजन है, आपको बताना है। कुछ समय आपको हम देते इसलिए हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर लिख सकें। जो प्रश्न का आंसर आप लिख देते हैं वो आपको 100% याद हो जाएगा। अब इसलिए लिख करके ही पढ़ा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ड और ढ। ड और ढ को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपको बच्चों आंसर बताना है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क और ग। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा को हम अल्प प्राण कहते हैं। आपको याद होना चाहिए जो व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, 5 होते ना है। तो पांचों में पहला स्थान को, तीसरा स्थान को और पांचवा स्थान को हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण वर्ण बोलते हैं। हमको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको ईया। चाचा जो ईया है, जो नासिक, नाक के माध्यम से बोला जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नासिक के व्यंजन है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान देंगे। छोटी ए और बड़ी ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है। छोटी ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कंठ तालव्य। एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। ए और आई को कंठ तालव्य के नाम बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? इसी तरीका का प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा है हिंदी ग्रामर में और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने पड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अन अह, मतलब डी नंबर। डी नंबर को अयोगवाह वर्ण कहते हैं, अन और अह को। ठीक है। अगला प्रश्न मित्र आपका कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्विव्यंजन है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्विव्यंजन है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली। सी नंबर। दिल्ली में जो है द्विव्यंजन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न आपका है तलबी स, बुधानी स, धंती स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तलबी स, बुधानी स, धंती स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संघर्षी व्यंजन। ये क्या है? संघर्षी व्यंजन है, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। ठीक है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ख और ग। ख और ग को नवीन विकसित ध्वनियाँ के अंतर्गत रखा गया है। अगले में से कौन घोष वर्ण है? आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन घोष वर्ण है।
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घोष वर्ण किसको किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर को घोष वर्ण बोलते हैं, जिसे मान लिया जाए कि क, ख, ग, घ और अंग हुआ ना, तो तीसरा, चौथा और पांचवा को क्या बोलते हैं? घोष वर्ण बोलते हैं। उसी प्रकार प, फ, ब में यदि चलेंगे तो म आपका पांचवा स्थान पर है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। घोष वर्ण कौन हो गया? म हो गया। अघोष वर्ण पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे, पहला और दूसरा अक्षर को अघोष वर्ण कहते हैं। पहला और दूसरा अक्षर क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण बोलते हैं, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा को घोष वर्ण बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भ। भ को क्या बोलते हैं? अमानक वर्ण बोलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका, ध्यान दीजिएगा, क, ग, ज और फ, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अरबी और फारसी, बी नंबर। अरबी और फारसी ध्वनि है। अगला प्रश्न बच्चों आपका, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52, 52 वर्ण है। हिंदी में कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छह ध्वनि, यह रला वाला छह है, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा संयुक्त वर्ण है। छह कौन सा वर्ण है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न मित्रों आपको, हिंदी शब्दकोश में 7, गलत लिखा गया, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क। क कहने का मतलब है कि एप्पल। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण कौन है? आपको तत्काल बताना है। एक्सेप्शनली यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि अघोष वर्ण कौन है। तो अघोष वर्ण इसमें से हो जाएगा बच्चों आपको स। कौन सा ये है? अघोष वर्ण है। ऐसे जो क, ख, ग, घ यदि जो होता है उसमें पहला और दूसरा को अघोष वर्ण बोला जाता है। च, छ, ज, ज में भी पहला दूसरा, मतलब प, फ, ब, म तक पहला दूसरा का अघोष वर्ण बोला जाता है। एक्सेप्शन में आपको अघोष वर्ण आपको हम बता देते हैं कौन कौन होता है। तो तीनों स जो है, तलबी स, बुधानी स और धांती स, तीनों स जो है से अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तीनों स जो है से किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हमको याद होना चाहिए। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, घ बोल कर देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ से हो जाएगा। घ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। अगला प्रश्न मित्रों, कि साइन में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, इस स हुआ, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया स। ठीक है, स में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ज्ञ। ठीक है। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब दांत से नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा न। ठीक है, न जो है से दंत से नहीं होता है उच्चारण। ठीक है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आपको बिफोर इसका आंसर याद होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्वर 11 टोटल है। कितने स्वर है? 11 है। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आपको आंसर बच्चों बारीकी से देना है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो इया आपको लिखा हुआ, इया जो होता है स्वर नहीं है। ठीक है, ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका,
कि निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है, मतलब ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा घ। घ जो है से ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आ। आ जो है से पश्च स्वर है, को याद होना चाहिए एप्पल। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे सरकारी नौकरी की तैयारी 100% करवाई जाती है। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से 100% मदद मिलेगा। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ठीक है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा क्ल्यू, मतलब एप्पल। ठीक है, क्या हो जाएगा? एप्पल। अगला प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में विवृत स्वर है। निम्नलिखित में विवृत स्वर है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा ओ। ओ को विवृति स्वर के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। अगला प्रश्न पर बच्चों बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा संयुक्त व्यंजन को अयोगवाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छह वाला जो छ नहीं है, छजा वाला छ है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना है। जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लिख देते हैं उस प्रश्न का आंसर आपको 100% याद हो जाएगा। तो इसका बच्चों आपको आंसर हो जाएगा तलव्य। ठीक है, छ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तलव्य से होता है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको स। बुधानी सा जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि यह अलावा किस वर्ग व्यंजन है? ठीक है, यह अलावा किस वर्ग व्यंजन है, माने किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, सी नंबर। यह अलावा किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का जो संबंध है मित्रों आपका नाक और मुंह दोनों से होता है, मतलब सी नंबर। अनुनासिक का संबंध किससे है? तो नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न आपका है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी कहने के मतलब है आपको कि वर्ग के पंचमाक्षर, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन आपका रिपीट है। तो स्वर कितने हैं? 11 है। ठीक है, कुछ देर पहले भी क्वेश्चन आपका था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है, मतलब कौन सा ऐसा ध्वनि है जो कंठस्थ ध्वनि के अंतर्गत आता है या फिर उसका उदाहरण है? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। सिर्फ कंठ नहीं है, कंठोष्ठ है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको औ को कंठोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत रखा गया है। और यदि क टिक आउट करते, क सिर्फ कंठ से होता है। क सिर्फ किससे होता है? कंठ से। जबकि यहाँ कंठोष्ठ है, अर्थात औ आपको टिक आउट करना पड़ेगा। एप्पल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों आपका
भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, भाषा में सबसे पहले ध्वनि होता है, ध्वनि निकलता है, फिर ध्वनि से शब्द का निर्माण होता है, शब्द से किसी पद का निर्माण होता है और पद से फिर एक वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर से ध्यान दीजिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, तो किसी भी भाषा को हम बोलते तो सबसे पहले ध्वनि निकलता है, ध्वनि से शब्द का निर्माण होता है, शब्द से पद का निर्माण होता है और पद से किसी वाक्य का निर्माण होता है, तब उसकी भाषा को हम समझ पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका, ये आपका लास्ट प्रश्न है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि, एप्पल। ठीक है, इस प्रकार यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाती है। प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स, प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक का क्लास लिए जाते हैं और प्रतिदिन शाम 7 बजे हिंदी का क्लास लिया जाएगा और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आपको बाल विकास का क्लास लिया जाएगा। इस चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग का सटीक ट्रिक भी अपलोड किए जाते हैं। इसलिए यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।